जी, विगत के व्याख्यान में आपने मनुस्मृति की तार्किक व्याख्या करना प्रारंभ किया है। व्याख्या बड़ी ही रुचिकर है। इससे भविष्य की पीढ़ी को बड़ा लाभ मिलेगा। इसे आगे बढ़ाने की कृपा करें। श्रेष्ठ ईश्वरभि जी, विगत व्याख्यान में मैंने मनुस्मृति के तार्किक विश्लेषण को दो भागों में करने का विचार रखा है। प्रथम भाग मनुस्मृति की जन्म कथा है और यह भाग सतयुग के तपः परम, त्रेता युग के ज्ञान और मुद्रा और बाजार के विकास के बाद धन लोभ मूलक अर्थतंत्र को द्वापरे यज्ञ माहोर्य के रूप में देखने की सलाह दी है कि इसको आप इस रूप में देखिए। प्रथम भाग को, जो मनुस्मृति की रचना भारतीय व्यापारिक समाजवादी समाज को चलाने के लिए की गई है, यह संविधान है और इसकी रचना महाभारत के धर्म युद्ध के बाद प्रारंभ हुई है, रचना हुई है। महाभारत के धर्म युद्ध को हमने विगत व्याख्यानों में भी चर्चा की है, दिखलाया है कि यह युद्ध मानवाधिकार के अपहरण के सवाल पर हुआ है। द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों की रोटी और आज़ादी का अपहरण, तो ये मुनाफा मूलक सामाजिक वितरण प्रणाली से जो धन लोभ उत्पन्न होता है, तो इसका सीधा प्रहार प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति की रोटी और आज़ादी की जो संवैधानिक सुरक्षा है, सतयुगीन और त्रेतायुगीन, उस पर प्रहार किया जाता है। तो यह इतिहास, भारतीय समाज विकास के इतिहास से अलग हटकर एक नया इतिहास शुरू करने की बात मुनाफा मूलक अर्थतंत्र के पक्षधर करने लगते हैं। खास करके शकुनी मामा का जो अर्थतंत्र है, जुआबाजी अर्थतंत्र, अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी, लूटपाट की इकोनॉमी, तो इसका विरोध किया जाता है। और ऋतंभरा प्रज्ञावान कृष्ण अर्जुन को जब मोह होता है, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय को देखिए कि उनको मोह होता है कि हम अपने गुरु को, भाई को, चाचा को, इस सब को मार करके हम राज भोगेंगे, यह संभव नहीं है, हम ये काम नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण उनके मोह को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि
है अर्जुन, यह तुम्हारा मोह है, इसमें सत्य नहीं है। ये इतिहास के विरोधी हैं, भारतीय समाज विकास के इतिहास के विरोधी हैं, इसलिए इतिहास ने उसे पहले ही मार दिया है। मानवाधिकार के रक्षक भारतीय समाज विकास के इतिहास ने इन इतिहास विरोधियों को पहले ही मार दिया है। तुमको तो केवल निमित्त मात्र होना है, निमित्त मात्र है भव्य सव्यसाची, ये तो मरे हुए लोग हैं। इतिहास ने पहले ही इसको मार दिया है। और तब इतिहास क्यों मारा है इन अंधे लोगों को, मुनाफाखोरों को, धनलोभियों को, तो कृष्ण कहते हैं, गीता कहती है, ध्यायते विषयांग पुंसः संगस्थे कुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहाद् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आगे कहती है गीता, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अभृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और इससे पहले श्रीमद् भगवत गीता कह चुकी है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। तो जो लोग या भारतीय समाज सत्तात्मक राज सत्ता को चलाने वाले लोग यदि धनासक्त हो जाए तो वो ये धन की आसक्ति, शुचि अग्रेण दातव्यम बिना युद्धेन केशव वाला विचार उसको भ्रष्ट कर देता है, उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए कहते हैं कि जब ही अंधा पुत्र धृतराष्ट्र के अंधा का पुत्र धृतराष्ट्र का दुर्योधन कृष्ण के मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो, अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। अब उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। अर्जुन को कृष्ण इतिहास का विराट रूप दिखलाते हैं। जो देखो भारत के इतिहास का विराट रूप, अंतरिक्ष लोक, जीव लोक, मानव लोक, ज्ञान लोक, अध्यात्म लोक, ये 5 लोकों का विराट रूप अर्जुन देखता है। और वो कहता है, पश्याम देवांश तब देव देहे सर्वांशथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ मृत्युसं चर्वानुर्गांश दिव्यान अनेक बाहुदर वक्रनेत्रं पश्याम त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्याम विश्वेश्वर विश्वरूपम। तो ये इतिहास का रूप है। सतयुग और त्रेता युग के जो इतिहास है और तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली का जो वैज्ञानिक ज्ञान है, ये है कृष्ण का विराट रूप। और अर्जुन को दिखला करके कहता है कि ये मोह छोड़ो, ये जो कहते हो सीदंती मम गात्रान, ये सब छोड़ो, ये सब तो पहले से ही इतिहास ने इसको मार रखा है, निमित्त मात्र हो जाओ। और इस महाभारत के युद्ध में धनलोभियों का अंत होता है, धनलोभी मारे जाते हैं। लेकिन
मुद्रा और बाजार के विकास से जो नई परिस्थिति पैदा हो रही है, व्यापारिक समाज बनने की परिस्थिति, तो विकासात्मक है। वो ग्रामतुष्ट अर्थतंत्र को तोड़ करके इसमें त्रेता युग की उत्पादक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो ग्रामतुष्ट अर्थतंत्र में समाहित नहीं हो पाती है और उसका विकास होना अनिवार्य बन जाता है। तो कृष्ण या श्रीमद् भगवद गीता इसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए धर्म युद्ध की संज्ञा दी जाती है महाभारत की लड़ाई को। तो महाभारत की लड़ाई में व्यापारिक समाज का विकास का रास्ता प्रशस्त होता है और अंधा युग को नियंत्रित करने का नियम बनाया जाता है, अंध मुनाफा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और यही मनुस्मृति की जन्म कथा है। महाभारत की लड़ाई में सारे लोग मारे जाते हैं तो उत्तरा के गर्भ से परीक्षित आते हैं और वो भारतीय समाज सत्तात्मक राजसत्ता के उत्तराधिकारी बनते हैं। उनके सामने मुद्रा और बाजार के पक्षधर लोगों का प्रदर्शन होता है और उस प्रदर्शन की मांग होती है कि केवल क्षत्रिय जात के लोग ही अब भारतीय समाज सत्तात्मक राजसत्ता के उत्तराधिकारी नहीं बने, हम लोगों को भी व्यापारिक समाज को चलाने के लिए नियम बनाने का अधिकार मिले। तो प्रदर्शन को देख करके राजा परीक्षित झुक जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, यदि आप संविधान बनाने के लिए सहयोग देना चाहते हैं तो आप सोना बन जाइए और मुकुट पर चढ़ जाइए। तो वो प्रदर्शनकारी कथा है, पौराणिक कथा है, भारतीय समाज की कथा है। तो वो सोना बन जाता है प्रदर्शनकारी और मुकुट पर चढ़ जाता है। इसका तार्किक अर्थ यही है कि अब किसी भी जात के धन संग्रही लोग भारतीय राजसत्ता के उत्तराधिकारी माने संविधान निर्माण में भाग ले सकते हैं, नियम के संचालन में भाग ले सकते हैं। और इसी आधार पर मनुस्मृति की रचना की जाती है। और परीक्षित जानते हैं कि ये धनलोभी के हाथ में यदि भारत के इतिहास के भविष्य को सौंप दिया जाए तो ये तो अंधा युग को और गहन बना देगा। इसीलिए राजा परीक्षित दशावरा विधि आयोग या इसके स्थान पर त्रैवरा विधि आयोग का गठन करते हैं और ये संविधान मुनाफा युग का संविधान व्यापारिक समाजवादी समाज का संविधान बनाने का हक अब इस आयोग के पास चला जाता है। मनुस्मृति के 12वां अध्याय में देखिए कि ये कैसे दशावरा विधि आयोग या फिर त्रैवरा विधि आयोग का गठन किया जाता है। उसके सदस्यों के योग्यता का मानदंड तय किया जाता है, जो ऐसे ही लोग संविधान को बनाएंगे और द्वापर युग के समाज को
औद्योगिक समाज में ले जाएंगे, कलयुग के समाज में ले जाएंगे। तो ये है प्रथम भाग का की है प्रथम भाग की मनुस्मृति। हम आगे के व्याख्यान में उदाहरण के साथ इस संविधान को दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से प्रथम भाग की मनुस्मृति भारतीय समाज विकास के इतिहास को आगे बढ़ाने वाले हैं, बढ़ा देती है ऐसे ही नियम बना करके। तो फिर हम आगे के व्याख्यान में उदाहरण के साथ मनुस्मृति की तार्किक व्याख्या करें।